प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीडियो लेक्चर नंबर 21 के लिए क्लास है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जैसे आपको पता है कि देखते हैं कि इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो अगर हम वीडियो लेक्चर 20 की बात करें तो उसमें हमने शायद पारस्परिकता रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टार्ट करा दी थी, है ना। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे थे लास्ट वाले लेक्चर में, पारस्परिकता प्रमेय थ्योरम से, पारस्परिकता प्रमेय, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पारस्परिकता प्रमेय को रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्या होता है? रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है। ठीक है, अब देखिए जरा, इसको हम पढ़ रहे थे ना, और इसका जो हमने लेक्चर नंबर जो आपका 20 था वीडियो लेक्चर नंबर, उसमें हमने इसका स्टेटमेंट पढ़ लिया था, है ना। तो कथन हम लिखवा चुके थे, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे यहाँ पर उसकी पूरी थ्योरी, तो उसको हमने पहले स्टडी आपको और समझा भी दिया था। एक बार हम ओरल रिपीट कर देंगे उसको, है ना। तो कथन क्या होता है कि रेखीय और द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं, रेखीय या द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोत से मिलकर बने हुए परिपथ के किसी एक लूप में आरोपित वोल्टता, परिपथ के किसी एक लूप में आरोपित वोल्टता तथा उस वोल्टता के कारण दूसरे लूप में, वोल्टता कहाँ आरोपित है? पहले लूप में। हमने ये मान लिया कि कोई दो लूप का एक परिपथ है जिसमें कितने लूप हैं? दो। तो पहले लूप में क्या वोल्टता आरोपित की गई है, और उस वोल्टता के कारण दूसरे लूप में जो धारा बह रही है, तो उनका जो अनुपात होता है, वोल्टता और धारा का जो अनुपात होता है, वो उस अनुपात के बराबर होगा। कौन से अनुपात के? वो देखिए, जब हमने वोल्टता स्रोत को पहले लूप से निकाल कर कहाँ लगा दिया? दूसरे लूप में। और जब दूसरे लूप में लगाएंगे तो धारा कौन सी मापी जाएगी? पहले वाले लूप की। यानी कि जब वोल्टता स्रोत दूसरे में लगाया और धारा है पहले लूप की, उनका जो अनुपात निकलेगा वो उस पहले वाले अनुपात के कैसा होगा? बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार मैं थ्योरी वाली पूरी जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर में लिखा है उसको मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या था कि रेखीय या द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोत से मिलकर बने हुए परिपथ के किसी एक लूप में आरोपित वोल्टता तथा उस वोल्टता के कारण दूसरे लूप में प्रवाहित धारा का अनुपात समान रहता है। कब? जबकि उस वोल्टता स्रोत को दूसरे लूप में लगाकर धारा का मापन प्रथम लूप में किया जाए, तब जो अनुपात मिलेगा हमें वो पहले वाले अनुपात के बराबर मिलता है। अर्थात वोल्टता स्रोत को किसे अमीटर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि परस्पर प्रतिस्थापित कर, स्थानांतरित कर दिया जाता है, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, जहाँ वोल्टता स्रोत है वहाँ बाद में अमीटर होना चाहिए, और जहाँ अमीटर लगा हुआ था पहले वहाँ क्या हो जाएगा? हम वोल्टता स्रोत हो जाएगा। बस यही इसका स्टेटमेंट है। आज इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। चलिए कथन हटा दे रहा हूँ। देखिए, प्रूफ में जो डायग्राम बनते हैं उनको पहले डायग्राम को देख लेते हैं। Z1 इधर दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और कर दो। दिख रहा है? ठीक है, क्लियर है, इतने हैं। Z2 देखिए, ये है आपका डायग्राम, जिसमें ये पहला लूप है और ये कौन सा लूप है?
दूसरा लूप है, ठीक है। दो लूप है इसमें आपके, पहला और दूसरा, और ये आपका चित्र है Z1 Z2 और ये Z3 प्रतिबाधा है आपकी, ठीक है। तो इस वोल्टेज के कारण पहले लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I1 और दूसरे लूप में कितनी प्रवाहित हो रही है I2, ठीक है। तो देखिए जरा, इसको हम डालेंगे चित्र ए। चित्र क्या डाल दिया हमने, ये ए। और प्रमेय के अगर कथन के अनुसार देखोगे तो वो चित्र भी मेरे हिसाब से मैं यही बना लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर दोबारा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिखा, ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे हम यहाँ पर KVL, सिंपल सी चीज़ है, मैंने पहले ही कह दिया था जब KVL पढ़ाया था, तो आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में 90% इलेक्ट्रॉनिक्स में KVL का यूज होता रहेगा, ठीक है। तो आपके सामने चित्र है और चित्र में KVL का यूज करेंगे, ठीक है। चित्र ए लूप 1 में KVL लगाने पर पहले लूप में लगाएंगे तो E किसका आ जाएगा, माइनस का आएगा, पता है आपको, क्योंकि वहां से वोल्टेज E माइनस का आएगा, प्लस क्या इधर आ जाएगा Z1 I1, Z1 I1, ठीक है। और Z3 I3, Z3 और ये हो गया आपका I3 कहाँ, I1, Z3 I1, क्योंकि I1 ही धारा है ना, तो Z1 I1 Z3 I1 और Z3 कॉमन प्रतिबाधा है पहले और दूसरे लूप की, तो I2 के लिए भी लेंगे, लेकिन I1 और I2 की दिशाएं कैसी हैं, समान है, तो प्लस में आएगा I2 और ये आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो इसको ऐसे दे सकते हैं, E बराबर कॉमन ले लीजिए I1 Z1 और ये Z3 प्लस I2 Z3, इसको हमें डाल दिया समीकरण नंबर 1, यानी कि पहले लूप में हमने KVL लगा लिया। अब हम किस में KVL लगाएंगे, दूसरे लूप में, दूसरे लूप में KVL लगाएंगे। इसी प्रकार लूप 2 में, इसी प्रकार लूप 2 में KVL लगाने पर लूप 2 में KVL लगाने, ठीक है। क्या आएगा देखिए जरा, उधर कोई वोल्टेज स्रोत नहीं लगाया, वो अमीटर लगाया। अब हाँ एक थोड़ा सा चित्र में समझ लीजिए, मैं कंफ्यूज होगा, इस अमीटर को और आप लिखते घूमते फिरो, ऐसा नहीं। अमीटर को केवल वहाँ करंट मेजर के लिए लगाया गया है, उसका कोई, जब हम KVL लगाएंगे KVL में उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना ना, आप जैसे वोल्टेज स्रोत को यूज़ करते हो तो वहाँ -a और +a का चिन्ह के साथ उसको भी लेने लगो, ठीक है। वो केवल एम्पेयर लगा हुआ है, वो अमीटर लगा हुआ है केवल करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो लगाइए जरा, क्या आ जाएगा Z2 और I2, Z3 I2 प्लस आएगा ना, Z3 में और कौन सी धारा बह रही है, इधर लूप 1 के लिए I1, तो प्लस Z3 I1 इक्वल क्या आ जाएगा 0, बिकॉज लूप 2 में कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा और इसको सही कर लेंगे, तो 0 बराबर क्या मिलेगा, 0 बराबर आपको मिल जाएगा I1 कहाँ है, ये तो Z3 I1 प्लस I2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा Z2 और Z3, 0 इधर पहले से इसको इक्वेशन नंबर डालना होगा 2, ये आ गया आपका, ठीक है। तो आपने इन दोनों लूप में KVL लगा के दो समीकरण आपके पास आ गए। अब हम थोड़ा प्रमेय के कथन के बारे में डिस्कस थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। ये आपने इधर देख लीजिए, ठीक है। तो अब उस डायग्राम आपने बना ही लिया है, ठीक है। प्रमेय के कथन के अनुसार देखेंगे तो वोल्टेज स्रोत और अमीटर को क्या कर दिया जाता है, वापस प्रति या परस्पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि इसको उधर वहाँ भेज देंगे और उसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, अब मैं इसको पहले हटा देंगे,
देखिए जरा, प्रमेय के कथन से, प्रमेय के कथन से वोल्टता स्रोत तथा अमीटर को परस्पर स्थानांतरण करने पर, दोनों क्या कर देंगे आप, इंटरचेंज कर देंगे। तो कर दीजिए। अब डायग्राम कैसा बनेगा देखिए जरा, केवल उसी में चेंज रहेगा। अब डायग्राम आपका ऐसा बन जाएगी I1 डैश। देखिए जरा, जब हमने अमीटर और वोल्टेज सोर्स को इंटरचेंज कर दिया तब आपको ये डायग्राम मिलेगा। बाकी Z1 अपनी जगह, Z2 अपनी जगह, Z3 अपनी जगह। हाँ, लूप में जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो I1 की जगह क्या हो जाएगी, I1 डैश, और जो प्रवाहित हो रही थी I2 उसकी जगह क्या हो जाएगी, ये I2 डैश। ठीक है, इसको डाल देंगे चित्र B। ये आ गया आपका डायग्राम चित्र बी का। अब जरा देखिए, अब ये दोनों जो समीकरण है कौन सा है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 इधर लिख दे रहा हूँ जिससे हम इसको हटा सकूँ। समीकरण 1 को देखिए क्या है, E I1 Z1 Z3 प्लस I2 Z3 0 बराबर Z3 I1 I2 Z2 और ये Z3, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब जरा देखिए, प्रमेय के कथन के अनुसार हमें सिद्ध क्या करना है, तो अनुपात ही तो सिद्ध करना है। तो देखिए जरा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अभी जब इसका यूज होगा तो देख लो, है ना। देखिए देखो क्या होगा, प्रमेय के कथन से, दोबारा से अब यहाँ पर हम वो कंडीशन लिखेंगे जो हम सिद्ध करेंगे, जिस कंडीशन को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, और उस कंडीशन को सिद्ध करके ही हम ये बोल देंगे कि पारस्परिकता प्रमेय सिद्ध होती है। तो देखो क्या बोला था स्टेटमेंट में, कथन में क्या था कि आप प्रथम लूप में आरोपित वोल्टता तथा उस वोल्टता के कारण दूसरे लूप में प्रवाहित धारा का अनुपात। तो चित्र A की अगर हम बात करें तो लूप 1 में आरोपित वोल्टता कितनी थी, और लूप 2 में धारा कितनी बह रही थी, I2। कितनी धारा बह रही थी, I2। ठीक है, तो इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा उस अनुपात के जब वोल्टेज स्रोत को यहाँ से हटाकर कहाँ लगा दो, दूसरे स्रोत में, वो दूसरे लूप में, और दूसरे लूप में लगाने के बाद विद्युत धारा कौन से लूप की नापी जाएगी, पहले लूप की, ये E/I1 डैश। ये हमको कंडीशन सिद्ध करनी है, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। आगे बात समझ में कि नहीं, दोनों आपके डायग्राम क्लियर हो गए, ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई। यही तो अनुपात है ना जो उसमें स्टेटमेंट में दिए गए हैं, जिनको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ये वाला। ठीक है, E/I2 E/I1 डैश और ये वाला। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो दोनों चित्र आपके पास है, अगर जरूरत होगी तो दोबारा बना लेंगे, फिलहाल मैं इनको हटा दे रहा हूँ। ठीक है,
चलिए देखिए क्या था, समीकरण 1 और 2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को सारणिक के रूप में लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 को किस रूप में, सारणिक के रूप में लिखने पर, ठीक है। देखिए जरा, सारणिक के रूप में लिखिए तो क्या आ जाएगा, ई और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। उधर क्या आएगा, I1 के लिए Z1 प्लस Z3 और आगे आ जाएगा I2 का Z3। उधर साइड आपको ना दिख रहे हो, पूरे कंप्लीट नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप लिखे थे वो आपके पास हो, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। और इधर क्या जाएगा, Z3 और Z2 प्लस Z3, ये आएगा। और ये जो सारे बनेंगी I1 और ये I2, इसको समीकरण नंबर कौन सा डाल देंगे, 4। ये कौन सा समीकरण डाल दिया हमने, 4 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से वही चीज़ है, डेल्टा Z, ठीक है। डेल्टा Z के बाद जो है I1 को डेल्टा 1 और डेल्टा 2 करना। देखिए समीकरण 4 से डेल्टा Z का मान ज्ञात करने का, डेल्टा Z का मान ज्ञात करिए। तो डेल्टा Z आपको इस समीकरण में यही वैल्यू है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार लिख के, कर ये सॉल्यूशन तो कई बार कर लिया है ना, बस वैसे ही है। क्या जाएगा, Z1 और ये आ गया Z3, Z2 और ये Z3, ठीक है। हल करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। और इस प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, पता है डेल्टा Z बराबर Z1 Z2 Z1 Z3 और Z2 Z3, ये डेल्टा Z की वैल्यू निकली। यही वैल्यू निकलती है कई बार, ठीक है। तो अब तो याद भी होगी तो हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा 1। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा 1 के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, E0 और इधर Z3, इधर आ जाएगा Z2 प्लस Z3। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जरा, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल आपका E Z2 और ये Z3, दिख रहा है ना। अब ये देख लीजिए आपके सामने सारी चीज़ें। समीकरण 4 को हम यूज़ कर रहे हैं। समीकरण 4 से हमने किस किस की वैल्यू निकाल रखी है, समीकरण 4 से हमने डेल्टा Z डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली है। तो अब डेल्टा Z की तो हमको याद है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू मैं अलग लिख ले रहा हूँ। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, E Z2 और ये Z3, ठीक है। समीकरण डालने की जरूरत नहीं है, अब ज़्यादा बोल चुके। अब इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दूँगा, समीकरण 4 को भी रहने दूँगा, इसको हटा दूँगा। नोट तो कर ही लेंगे ना, पूरी चीज़ पूरा क्लियर है आपको। इसको मैं हटा दे रहा हूँ,
फिर आगे इसको सूखे से हटा दो। चलिए देखिए, तो डेल्टा जेड की वैल्यू हमको याद है इसलिए हमने हटा दिया, उसको बिना लिखे, और डेल्टा जो 1 की वैल्यू वो हमने वहाँ पे लिख ली। अब देखेंगे डेल्टा 2 के लिए। डेल्टा टू की वैल्यू इस कॉलम को यहाँ रख देंगे। डेल्टा 2 बराबर क्या मिलेगा, Z1 Z3 E और ये 0, ये मिल गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, माइनस EZ। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस EZ। यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, डेल्टा 2 बराबर माइनस EZ। अब उसको मैं हटा देना सबको, इस साइड का यूज हो चुका है, ठीक है। इसको हमें याद है कि E और अपॉन I2 बराबर E अपॉन I1 डैश, इसको हमें सॉल्व करना है, इन दोनों को सिद्ध करना। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। चलिए अब किसकी वैल्यू रह गई है, देखो मैं निकाल रहा हूँ I2 की वैल्यू और आप निकालोगे I1। आप I1 की भी वैल्यू निकालोगे इसमें और I2 की भी। मैं I1 की निकालूंगा, उसका कारण क्या है, क्योंकि हमें I1 की ज़रूरत इसमें नहीं है, हमें कंडीशन ही सिद्ध करनी है ना, जो समीकरण 3 है वही तो सिद्ध करना है ना। तो उसमें I1 नहीं है, I1 डैश है और I2 है, तो मैं यहाँ पर I2 की वैल्यू डायरेक्ट निकालूंगा और आप मुझे I1 की वैल्यू बता के निकाल दी। सिंपल है कि डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा जेड, दोनों की वैल्यू आपके पास रख देना, कुछ नहीं होगा, बस कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसको बस मान रख के बंद कर देना, ठीक है। तो I2 के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड, वैल्यू रखिए, डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है, माइनस EZ3। डेल्टा जेड तो याद हो गया है, 1 2 1 3 2 3 11 12, ठीक है, 1 2 12 13 23, ठीक है। क्या है, Z1 Z2 Z1 Z3 और Z2 Z3, ये वैल्यू आ गई। तो इसको थोड़ा सा अब ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं अलग करके लिख दे रहा हूँ, माइनस EZ3 अपॉन Z1 Z2 Z1 Z3 और Z2 Z3, ये आ गया। यहीं से E अपॉन I2 की वैल्यू निकल सकती है, देखो जरा, I2 है ये, E इधर है, इन दोनों को एक तरफ ले आएंगे, बाकी सबको कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये क्या आएगा, तो E अपॉन I2, E अपॉन I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z3 और अपॉन में आ जाएगा आपका Z3, ये वैल्यू किसकी आ गई है, E अपॉन I2 की। तो अब इसको हम समीकरण कौन बढ़ा देंगे, 5, कौन सा समीकरण डाल दिया हमने, इसको समीकरण नंबर 5 डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और आपको क्या करना है, I1 की वैल्यू लिखनी है, समीकरण मत डालना, लेकिन I1 की वैल्यू आप निकालोगे। और हमने I2 की वैल्यू का यूज किया और कौन सी कंडीशन निकाल दी पहले, जो समीकरण 3 का जो LHS है वो यही है, E अपॉन I2, ठीक है। तो ये समीकरण हमारा 5 आ गया। अब हम चित्र B को यूज करेंगे, ठीक है, चित्र B को, ये समीकरण हमारा आ गया, ये आ गया चित्र B से। चित्र B से, तो चित्र B जो है क्या रहेगा हमारा, चित्र B है जैसे अभी किया था हमने, ज़्यादा जगह तो नहीं इधर, चलो ठीक है, इधर थोड़ा कर देता हूँ इसमें ना,
ये आ गया आपका चित्र बी, पहला लूप और ये दूसरा लूप, ठीक है। ये आ गया। अब जरा देखिए ध्यान से कि इस लूप में भी आपको क्या करना है, केवीएल लगाना है पहले लूप और दूसरे लूप में, हल करना है, I1 डैश और I2 डैश के मान निकालने हैं। जिस प्रकार I2 का हमने यूज किया था, I2 की वैल्यू का, और वहीं से इसकी वैल्यू निकाल ली थी, उसी प्रकार आप जब इसमें से I1 डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पर E आएगा। जब E आएगा तो इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ से I2 से E अपॉन I2 की वैल्यू निकाली थी, आप वहाँ से भी E अपॉन I1 डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो जब देखेंगे तो उसकी वैल्यू जब निकालेंगे देखेंगे सेम वैल्यू यही है और यही आनी चाहिए, तभी तो हम इसको उसके बराबर कर सकते हैं E अपॉन I1 डैश की। और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो फिर वो परिमाण हमारी क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना है। अब आज थोड़ा सा चेंज है, अब यहाँ इसको हम यही ब्रेक कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अब तक का जो भी पढ़ा हुआ है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व कर कॉलेज के व्हाट्सएप पे आप उसे भेजेंगे, जो कॉलेज का व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको शाम के 4 बजे तक, 3 या 4 बजे के 3:30 बजे तक सॉल्व करके आपको कॉलेज के व्हाट्सएप पे भेज देना है इसका आंसर पूरा। और मैं नोट करूँगा कि किस किस ने इसको भेजा है। कॉलेज का व्हाट्सएप मेरे पास ही रहता है, मैं देखूँगा उसको, मेरे पास भी रहता है, सबके पास रहेगा, तो मैं उसको देखूँगा कि किन किन बच्चों ने उसका आंसर लिख के भेजा है। आप चाहो तो मेरे पे भी भेज सकते हो, लेकिन मेरे पे अगर भेजोगे तो मैं सीन नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा कि आप कॉलेज वाले पे भेजोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन मुझे शाम के 3:30 या 4 बजे के अंदर मुझे आप इसका सॉल्यूशन विद पूरा टोटल इसका सॉल्यूशन आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ और ये मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसको आप वैसे आप कर सकते हो, अगर नहीं इसको भी आप सॉल्व करके भेज सकते हो मेरे पास, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया आपके तो इसको सॉल्व करके इसका आगे का सॉल्यूशन सॉल्व करके आप मुझे भेज सकते हैं, ओके। चलिए इसको हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। लूप का नियम, लूप का नियम या फिर ठीक लूप का नियम उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाएं तथा चतुर टर्मिनल जालक के सभी प्राचलों में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तथा चतुर टर्मिनल जालक के सभी प्राचलों में परस्पर संबंध ज्ञात कीजिए। ज्ञात ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे जो मैंने आपको टाइमिंग दी है, जब आपके पास वीडियो पहुंचेगा सुबह शायद 10:15 या 10:30 तक पहुंच जाता है आपके पास, उसके बाद शाम को 3 या 3:30 बजे तक आप कॉलेज के व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन भेज सकते हो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में